अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। बेसिकली हमने रेडियो आइसोटोप्स को लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि रेडियो आइसोटोप्स क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके यूजेस क्या हैं। तो यूजेस समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। रेडियो आइसोटोप्स की सिंपल यूट्यूब के सर्च पर आप अपने वीडियो का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो हम देखेंगे कि हम रेडियो आइसोटोप्स को कैसे ट्रेसर्स के ज़रिए यूज़ करते हैं और कैसे मेडिकल के अंदर इसको कैंसर के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेज हैं ये। एज अ लॉन्ग भी आते हैं, एज अ शॉर्ट भी आते हैं, एज एमसीक्यूज भी आती हैं। तो सारी बातें इसके अंदर कवर की जाएंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखने के बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो पहला जो यूज है वो है ट्रेसर। तो समझते हैं कि ट्रेसर होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम कुछ एटम से जबरदस्ती रेडिएशंस को निकलवा लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई सोडियम का एटम है, अभी ये स्टेबल है। मैं क्या करता हूँ, इस पे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल गिराता हूँ और गिराने के बाद मेरे पास एक नया सोडियम बनेगा जो कि थोड़ा सा अनस्टेबल होगा और उसमें से रेडिएशन निकलेंगी। ये रेडियो एक्टिव सोडियम हो गया। अब ये जो नया एटम बना है इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे। बेसिकली आप देखें कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोरीन। अगर मैं इस सोडियम की जगह ये वाला रेडियो एक्टिव सोडियम लगा दूंगा तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये रेडियो एक्टिव सोडियम होगा और साथ में क्या होगी, क्लोरीन होगी। ये जो कंपाउंड है, ये जो मेरे पास नमक बना है, ये नमक का फॉर्मूला है ना NaCl। तो ये मेरे पास अब जो साल्ट है, जो नमक है, इसके अंदर इस तरह की मैंने सोडियम यूज कर लिया जिसमें से क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है। तो ये नमक आप खाएंगे तो आपके अंदर से भी क्या निकलेंगी, रेडिएशन निकलेंगी। अब इस तरह का जो साल्ट होता है, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हम एक आधा एलिमेंट रेडियो एक्टिव यूज करते हैं ताकि उसमें से रेडिएशन निकले। पहले जो NaCl था ये तो स्टेबल था ना सोडियम, इसके अंदर इसमें से तो कोई रेडिएशन नहीं निकल रही थी, लेकिन मैंने इस स्टेबल सोडियम की जगह ये अनस्टेबल सोडियम यूज कर ली तो अब इसमें से रेडिएशन नहीं कर रही है। तो अब ये जो कंपाउंड बन गया मेरे पास, इस कंपाउंड को मैं कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है, ट्रेसर है। तो ट्रेसर बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हम कुछ अमाउंट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हैं। जैसे कि NaCl में मैंने Na जो सोडियम लिया, ये कौन सा लिया, रेडियो एक्टिव लिया। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेसर कहते हैं। क्लियर। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूजेज है, इंडस्ट्री में यूज है, एग्रीकल्चर में यूज है। इन यूजेज को अभी हमने पढ़ना है। तो पहले आपके लिए ये समझना जरूरी था कि ट्रेसर किसे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा कि ट्रेसर किसे कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर केमिकल कंपाउंड्स containing some quantity of radioisotopes, के ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर रेडियो आइसोटोप्स यूज किए होते हैं। क्लियर। तो ये कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ट्रेसर्स। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन इसका हर एक यूज समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मेडिसिन में क्या यूज है। एक एलिमेंट है हमारे पास आयोडीन 131। हम इसको यूज करते हैं अपने थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए। तो आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव आयोडीन है। हम इसकी मदद से थायराइड ग्लैंड को चेक करने के लिए, उसकी अंदर जो भी फॉल्ट है उसको देखने के लिए यूज किया जा सकता है। अब ऐसा कैसे होता है, बेसिकली ये है आपका थायराइड ग्लैंड। ये आपके गले के बिल्कुल नीचे होता है, बल्कि आप यूं कह लें कि आपके फेस के नीचे और गले पर होता है ये थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको आयोडीन वो वाली देंगे जो रेडियो एक्टिव है, जिसमें से रेडिएशन निकल रही है। तो आयोडीन 131 मरीज को खिलाई जाएगी। वो मरीज ये वाली आयोडीन खाएगा, ये वाली आयोडीन आपका थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब करेगा। अगर तो आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक है तो ये सिर्फ उतनी ही अमाउंट में आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा जितनी करनी चाहिए इसे। तो ये प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही रेडिएशन निकलेंगी।
लेकिन अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक नहीं है तो क्या करेगा, ये ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा आयोडीन इसके अंदर जाएगी रेडियो एक्टिव, तो ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी। तो ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी, इसको डिटेक्ट किया जाएगा, एक डिटेक्टर की मदद से वो बता देगा जी रेडिएशन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके थायराइड ग्लैंड ने ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब किया। तो जहाँ से हमें पता चलेगा कि आयोडीन जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है, तो मतलब कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर हमारा थायराइड ग्लैंड कम आयोडीन एब्जॉर्ब करता है, बहुत कम आयोडीन एब्जॉर्ब करता है, तो इसका भी यही मतलब है कि रेडिएशन बहुत कम निकलेंगी। और रेडिएशन कम निकली मतलब आयोडीन कम एब्जॉर्ब हुई, और आयोडीन अगर कम एब्जॉर्ब हुई है तो मतलब आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा। तो दोनों कंडीशन में हमें पता चल जाएगा कि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये देखिए कितना सिंपल सा यूज है कि हमने इसे मेडिसिन में कैसे यूज किया अपने थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए। इसी तरीके से इसका एक और भी यूज है फॉस्फोरस 32 का। फॉस्फोरस 32 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको यूज किया जाता है ब्रेन के ट्यूमर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए भी हम फॉस्फोरस 32 यूज करते हैं। होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर वो वाला हिस्सा जहाँ पे ट्यूमर बना हो, तो ट्यूमर वाला हिस्सा फास्फोरस को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो मरीज को फॉस्फोरस 32 खिलाई जाएगी, वो खाएगा तो आपका ब्रेन जहाँ पे ट्यूमर बना होगा वहां पे ज्यादा फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा। फॉस्फोरस जब ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो वहां से रेडिएशन भी ज्यादा निकलेंगी। तो जब ज्यादा रेडिएशन निकलेंगी वहां से, तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ज्यादा रेडिएशन कहाँ से निकल रही है। हमें पता चल जाएगा जी इस हिस्से से रेडिएशन निकल रही है, तो मतलब कि ट्यूमर यहीं पर ही मौजूद होगा। तो देखिए ब्रेन की सर्जरी किए बगैर ही हमें पता चल गया कि ट्यूमर एक्चुअली में है कहाँ पर। जब हमें पता होगा जी यहाँ पर ट्यूमर है, तो हम सिर्फ उतने हिस्से पे सर्जरी करके उस ट्यूमर को ठीक कर सकते हैं, या वट जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा हम उसे ठीक कर पाएंगे। तो इस तरीके से ट्यूमर को आइडेंटिफाई किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, आपके थायराइड ग्लैंड को डायग्नोज किया जाता है किन की मदद से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से। और अब ये बातें एमसीक्यू में भी आती हैं कि थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज होता है, तो आयोडीन 131 ये एटॉमिक नंबर है 131, ये भी आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में आपने सारा अच्छे से देखना है कि आयोडीन भी लिखा हो, साथ में 131 लिखा हो। इसी तरीके से याद रखिएगा कि ट्यूमर के ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फोरस 32 यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि ट्रेसर्स को मेडिसिन के अंदर कैसे यूज किया जाता है। अब इसका मजीद यूज देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कि इंडस्ट्री में इसको कैसे यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले इसका यूज है लोकेट द वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है दरारें। तो बाज़ औक़ात मशीनें चल चल कर काफ़ी देर से चलती रहती हैं, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बीच में दरारें आ जाती हैं। अब वो दरारें हमें बाज़ औक़ात आम आँख से नज़र नहीं आती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं। हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जिसके अंदर हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं, और फिर उस सॉल्यूशन को इसके अंदर इसके पार्ट्स के बीच में भेजा जाता है। तो अगर जिस हिस्से में दरार आई होगी या जो हिस्सा टूटा होगा वहां पर ये सॉल्यूशन ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। सॉल्यूशन ज्यादा इकट्ठा होगा तो वहां से रेडिएशन ज्यादा निकलेंगी, और फिर हम डिटेक्ट कर लेंगे कि रेडिएशन कहाँ से ज्यादा निकल रही है। हमें पता चल जाएगा जी इसी हिस्से में कोई ना कोई पुर्जा टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा रेडिएशन निकल रही है। तो इस तरीके से हम इसको इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं वियर एंड टीयर्स फाइंड आउट करने के लिए। सेम इसका एक और भी यूज है, वो है लोकेशन ऑफ द लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप। के बाज़ का जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं वो किसी जगह से टूट जाते हैं, लीक हो जाते हैं। अब कहाँ से टूटे हुए हैं ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम इन्हीं रेडियो आइसोटोप्स को या फिर ट्रेसर्स को यूज करते हैं। तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास एक कोई अंडरग्राउंड पाइप है, ये जमीन है, तो हम क्या करेंगे कि फर्ज करें ये पाइप यहाँ से टूटा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर अपना रेडियो आइसोटोप या ट्रेसर को भेजता हूँ लिक्विड की फॉर्म में, तो वो लिक्विड इसके अंदर जाएगा, जहां से ये टूटा होगा वहां पे ज्यादा अमाउंट में लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा। तो ज्यादा लिक्विड इकट्ठा होने का मतलब है कि वहां से रेडिएशन भी ज्यादा निकलेंगी, और ऊपर से हम किसी मशीन डिटेक्टर की मदद से देखेंगे कि रेडिएशन कहाँ से ज्यादा निकल रही है।
जहाँ से ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी हमें पता चल जाएगा जी यहाँ पर ही कोई मसला है, फिर सिर्फ उतने से हिस्से को हम रिपेयर कर लेंगे। तो ये इसका इंडस्ट्री में यूज़ था रेडियो आइसोटोप्स का। तो लोकेट द वियर एंड टियर एंड लोकेशन ऑफ द लीक इन अंडरग्राउंड पाइप्स, के अंडरग्राउंड पाइप में कहाँ पर लीकेज हो रही है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने ट्रेसर्स को। अब मज़ीद देखते हैं कि इसको और कहाँ यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता है, हमारे पास एक एलिमेंट है फास्फोरस 32। ये सेम वही है जो हमने ऊपर भी बात की थी ब्रेन ट्यूमर के लिए। तो जैसे कि फास्फोरस 32 ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, सेम इसी तरीके से इसको एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है। ब्रेन 32 को कैसे यूज़ किया जाता है, हमारे पास कोई पौधा है, आपको पता है कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो फास्फोरस को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि ये जो आपका प्लांट है ये फास्फोरस की क्वांटिटी को बिल्कुल ठीक तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फास्फोरस 32 देंगे, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर तो ये ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो जब फास्फोरस 32 इसके अंदर जाएगी तो इसके अंदर से रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज़रूरत से ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी। अब फिर हम इन रेडिएशन को डिटेक्ट करेंगे किसी डिटेक्टर की मदद से, और वो हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि रेडिएशन की जो मिकदार है वो ज़्यादा या कम है। अगर ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली मतलब यही है कि उसने फास्फोरस को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का मतलब ये ठीक से काम नहीं कर रहा पौधा, इसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है। और इसी तरीके से अगर ये फास्फोरस की क्वांटिटी को कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेडिएशन कम निकलेंगी। फिर भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे पौधे को जो खुराक है वो ठीक से नहीं मिल रही, तो इसके लिए हम भी कोई ना कोई ट्रीटमेंट ढूंढेंगे। मतलब ये है कि जब हमें पता चल गया कि हमारा पौधा कम रेडिएशन निकाल रहा है, मतलब फास्फोरस को कम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ इसके पास फास्फोरस की कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम अपने पौधे को ऐसी खादें डालेंगे जिसके अंदर फास्फोरस मौजूद हो। क्लियर, फोस्फोर फर्टिलाइजर देंगे ताकि ये फास्फोरस को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे और फिर देन आगे अपनी ग्रोथ को कैरी ऑन करे अच्छे तरीके से। तो ये इसका यूज़ था एग्रीकल्चर के अंदर। तो देखिए हमने ट्रेसर के बारे में पहले बात ये समझी कि ट्रेसर कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक आधा एटम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। फिर उन कंपाउंड्स को हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा हमने पढ़ा। अब ये जो रेडियो आइसोटोप्स है ना, इनका एक और भी यूज़ है। अभी तक हमने एक यूज़ पढ़ा ट्रेसर का, ये ध्यान में रखें, ये जितने भी यूज़ थे ना नीचे, मेडिसिन के, इंडस्ट्री के और एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे किसके यूज़ है, ट्रेसर के। क्लियर। तो रेडियो आइसोटोप्स का पहला यूज था ट्रेसर। अब इसका दूसरा जो यूज है वो है हमारे पास मेडिकल, ये मेडिकल में भी इसको यूज किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन है, रेडियो आइसोटोप्स आर आल्सो यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन, मतलब ऐसी मेडिसिन हैं जो न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर होने का मतलब यह है कि उन मेडिसिन से रेडिएशन निकलती हैं और मरीज को वही मेडिसिन खिलाई जाती हैं ताकि वो रेडिएशन मरीज के अंदर जाए और अंदर जाके जो कैंसर वाले सेल्स हैं उनको ये डैमेज करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट है इसको यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है कैंसीरियस ट्यूमर्स एंड सेल्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये जो कैंसीरियस ट्यूमर्स और सेल्स होते हैं ये कोबाल्ट 60 की रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, फाइनली डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कैंसर है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो कैंसर है उसको भी ठीक करने की कोशिश की जाती है। बाकी यूजेस आपने पढ़ ली है रेडियो आइसोटोप्स के ट्रेसर के अंदर। इसका एक और भी यूज है रेडियो आइसोटोप्स का जिसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। ये वो यूज है जिसकी मदद से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास ये जो पौधे हैं, ये जो जानवर है, ये कितने साल पुराने थे, कितने साल पहले मरे थे, मतलब उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। जो मर चुके होते हैं उन जानवरों की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है कार्बन डेटिंग की मदद से। तो ये जो कार्बन डेटिंग वाला टॉपिक है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने ट्रेसर्स और मेडिकल में यूजेस का देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। तो कमेंट में लाजमी बताएं।
और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।